हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि गुप्त काल में केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसी थी और साथ ही प्रांतीय शासन व्यवस्था, जिला व नगर शासन व्यवस्था व ग्राम शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी और गुप्त काल की जो न्याय व्यवस्था, सैनिक संगठन और राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में भी हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन अभिलेखों, मुद्रा साक्ष्यों और साहित्य ग्रंथों के आधार पर हमें गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अपनी बहुत सारी विजयों के परिणाम स्वरूप गुप्त सम्राटों द्वारा एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया गया और अपने उत्कर्ष काल में जो ये साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी और जो गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण। प्रोफेसर रामशरण शर्मा का मानना है कि गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था को प्राक सामंती व्यवस्था कहा जा सकता है और इसकी जो दूसरी विशेषता थी वो ये थी कि संपूर्ण साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न अधीनस्थ शासक राज्य, आश्रित राज्य इत्यादि थे और इन्हें प्रशासनिक स्वायत्ता मिली हुई थी। गुप्तों के अधीन जो गणराज्य थे उनका पूर्ण विलयन हो गया था और सभी जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय शासन व्यवस्था की। तो प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो राजा था और सिद्धांतः राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियां उसी में केंद्रित हुआ करती थी। राजा कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैनिक मामलों का प्रधान कहा जा सकता था, लेकिन उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं था। वो धर्म प्रवर्तक या कानून का पालक माना जाता था और उसके जो प्रमुख कर्तव्य थे वो थे जनता की सुरक्षा करना, वर्ण व्यवस्था और धर्म की रक्षा करना। शासकों द्वारा महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, परम देवता, एक रट जैसी गौरवपूर्ण व बड़ी बड़ी उपाधियों द्वारा जनता पर अपना प्रभाव स्थापित किया गया और इन उपाधियों से यह पता चलता है कि गुप्त शासकों के अधीन बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे और गुप्त राजा देवता के समान था। गुप्त राजाओं की तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु आदि से की गई है और सिद्धांततः देखा जाए तो उसकी जो स्थिति थी वो एक निरंकुश शासक जैसी थी, लेकिन व्यवहार में वो पर्याप्त अंशों में उदार और जनहितकारी हुआ करता था। गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें रानियों का भी अत्यंत महत्व था और ये जो रानियां थी वे अपने पतियों के साथ मिलकर कभी कभी शासन चलाती थी। कुमार देवी ने अपने पति चंद्रगुप्त प्रथम के साथ में प्रशासन चलाया था और प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्य के शासन का संचालन किया था। राजा, युवराज, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही की सहायता से शासन करता था। कालिदास ने मंत्री परिषद का उल्लेख किया है और मंत्री जो होता था वो सामान्यतः उच्च वंश से नियुक्त किया जाता था। इनका पद बहुधा वंशानुगत होता था और इनका जो मुख्य कार्य था वो था विभिन्न विभागों की देखभाल करना और राजा को मंत्रणा देना। और कभी कभी एक ही मंत्री को एक से अधिक विभाग भी सौंप दिए जाते थे। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे हमें ये ज्ञात होता है कि हरिशेन एक ही साथ कुमारामात्य, संधि विग्रहिक और महादंड नायक का कार्य किया करता था। गुप्त काल में सामंतवाद का उद्भव हो चुका था और इसके लिए समुद्रगुप्त की अधीनस्थ राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति को ही उत्तरदायी माना जा सकता था। अधीन राजाओं के अतिरिक्त गुप्त सम्राटों के अधीन बहुत सारे छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे जो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन किया करते थे और वे नाम मात्र के लिए सम्राट की अधीनता स्वीकार करते थे। ये सामंत और अधीन शासक महाराज की उपाधि ग्रहण किया करते थे। उन्हें सेना रखने और अपने अधीन जनता से कर वसूल करने का अधिकार मिला हुआ था। सामंत शासक अपने लेखों में स्वयं को पादानुध्यात कहते थे और ये विभिन्न अवसरों पर सम्राट की राजसभा में उपस्थित होते और भेंट उपहारादि आदि से उसे संतुष्ट रखते थे। और इनमें से जो कुछ सामंत थे वो बहुत ही शक्तिशाली होते थे और वे अपने अधीन कई छोटे छोटे सामंत भी रखा करते थे। गुप्तकालीन केंद्रीय अधिकारियों की अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन अभिलेखों में हमें बहुत सारे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे प्रतिहार और महाप्रतिहार जो कि राजकीय दरबार के प्रमुख पदाधिकारी थे और वे प्रशासन में भाग नहीं लेते थे। जो लोग सम्राट से मिलना चाहते थे उन्हें उचित अनुमति पत्र देना इनका प्रमुख कार्य हुआ करता था।
प्रतिहार अंतपुर का रक्षक और महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का प्रधान हुआ करता था। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महासंधि विग्रहिक युद्ध और शांति का मंत्री होता था। दंड पाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी था। धर्म संबंधी मामलों के प्रधान अधिकारी को विनय स्तुति स्थापक कहा जाता था। कुमारमात्य उच्च पदाधिकारियों का विशिष्ट वर्ग था जो आधुनिक IAS के पदाधिकारियों की भांति था और इसका एक पृथक कार्यालय हुआ करता था जिसे कुमारमात्याधिकरण कहा जाता था। गुप्त काल में जो राज्य कर्मचारी थे उनको नकद वेतन दिया जाता था। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन प्रांतीय शासन की। तो प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल गुप्त साम्राज्य को बहुत सारे प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। गुप्त प्रशासन के जो प्रमुख प्रांत थे वे थे सौराष्ट्र, पश्चिमी मालवा, पूर्वी मालवा, तीर भुक्ति, पुंड्रवर्धन, मगध आदि। भुक्ति के शासक को ऊपरी कहा जाता था और उसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा ही की जाती थी और वो सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी हुआ करता था। सीमांत प्रदेशों के शासक गुप्ता कहलाते थे और इनकी नियुक्ति सम्राट पर्याप्त सोच विचार के बाद ही किया करता था। ऊपरी के पद पर प्राय राजकुमार अथवा राजकुल से संबंधित व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाती थी, लेकिन कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी ये पद दे दिया जाता था और इनकी नियुक्ति प्राय 5 वर्षों के लिए की जाती थी। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में हुआ करता था। जिला को विषय कहा गया है और उसका प्रधान अधिकारी विषयपति हुआ करता था। विषयपति को कुमारमात्य भी कहा गया है। विषयपति की जो नियुक्ति थी वो प्राय संबंधित प्रांत के ऊपरी या राज्यपाल द्वारा ही की जाती थी, लेकिन कभी कभी स्वयं सम्राट द्वारा भी उसकी नियुक्ति की जाती थी। विषयपति का अपना एक कार्यालय हुआ करता था और कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। विषयपति एक समिति की सहायता से जिले का शासन चलाया करता था और इसमें नगर के महाजनों का प्रमुख यानी नगर श्रेष्ठी, व्यवसायों का प्रधान यानी सार्थवाह और प्रधान शिल्पी यानी प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ जो कि प्रमुख लेखक हुआ करता था, वे इसके सदस्य थे। फरीदपुर ताम्रपत्र संख्या 3 में विषय समिति के सदस्यों की संख्या हमें 20 मिलती है। विषय समिति के सदस्य विषय महत्तर कहे जाते थे। प्रमुख नगरों का प्रबंध नगर पालिकाएं चलाती थी। नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल कहा जाता था और वो कुमारमात्य की श्रेणी का अधिकारी हुआ करता था। नगर प्रशासन में पुरपाल की सहायता करने के लिए भी एक समिति हुआ करती थी और जूनागढ़ लेख से हमें ये पता चलता है कि गिरनार नगर का पुरपाल चक्रपालित था जो सौराष्ट्र के राज्यपाल पर्णदत्त का पुत्र था और उसी ने वहां सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। गुप्त काल में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करता था और इसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली और बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम सभा सरकार के समस्त कार्यों को करती थी और वो ग्राम की सुरक्षा की व्यवस्था करती थी, निर्माण कार्य करती थी और राजस्व एकत्रित कर राजकीय कोष में जमा कराती थी। दामोदरपुर से प्राप्त तीसरे ताम्रपत्र में ग्राम सभा के कुछ पदाधिकारियों के नाम महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामीण, कुटुंबिक आदि मिलते हैं और इनकी निर्वाचन की विधि और कार्यों के विषय में हमें अधिक ज्ञात नहीं है। गुप्तकालीन न्याय प्रशासन की अगर बात की जाए तो गुप्तकालीन लेखों में हमें न्याय विभाग का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जो समकालीन स्मृतियां हैं नारद व बृहस्पति, उनसे पता चलता है कि गुप्त युग में न्याय व्यवस्था बहुत अधिक विकसित थी और गुप्त युग में पहली बार दीवानी और फौजदारी अपराधों से संबंधित कानूनों की व्याख्या प्रस्तुत की गई। उत्तराधिकार संबंधी स्पष्ट और विशुद्ध कानूनों का निर्माण भी इस समय किया गया। सम्राट जो हुआ करता था वो देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और वो सभी प्रकार के मामलों के सुनवाई की अंतिम अदालत था। नारद स्मृति में 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख हमें मिलता है और वे हैं कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय। कुल, श्रेणी और गण 3 प्रकार के न्यायालय जनता के थे और चौथा सरकारी था। नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में भी की जा सकती थी और न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी को विनय स्तुति स्थापक कहा जाता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को महादंडनायक, दंडनायक, सर्वदंडनायक आदि भी कहा गया है। नालंदा और
वैशाली से कुछ न्यायालयों के मुद्राएं भी हमें मिलती हैं, जिनके ऊपर न्यायाधिकरण, धर्माधिकरण तथा धर्म शासनाधिकरण अंकित है। फायान के विवरण से हमें ये पता चलता है कि गुप्तकालीन दंड विधान बहुत ही कोमल था और अपराध कम हुआ करते थे। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था और न ही शारीरिक यातनाएं मिलती थी और केवल अर्थदंड ले लिया जाता था। गुप्तकालीन सैनिक संगठन की अगर हम बात करें तो गुप्त शासकों की सेना विशाल और सुसंगठित हुआ करती थी। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो महाबलाधिकृत कहा जाता था। हाथियों की सेना के प्रधान को महापीलुपति और घुड़सवारों की सेना के प्रधान को भटाश्वपति कहा करते थे। सेना में सामानों की व्यवस्था रखने वाले प्रधान अधिकारी को रणभांडागारिक कहा करते थे। गुप्त वंश के सम्राट स्वयं कुशल योद्धा हुआ करते थे और व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेते और सेना का संचालन किया करते थे। मंत्रियों के लिए भी सैनिक दृष्टि से योग्य होना उस समय आवश्यक था और प्रयाग प्रशस्ति में उस समय के कुछ प्रमुख अस्त्र शस्त्रों के नाम भी हमें मिलते हैं, जैसे परशु, शर, शंकु, तोमर, भिंदीपाल, नराज आदि। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था की। तो गुप्त युग में सिद्धांततः भूमि पर सम्राट का स्वामित्व माना जाता था और आज की भूमि के अलावा ऐसी भी भूमि थी जिन पर कृषकों का निजी स्वामित्व होता था। मंदिर और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था और इस प्रकार की भूमि समस्त करों से मुक्त हुआ करती थी और इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व हुआ करता था। गुप्त राजाओं ने भूमि के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया था। भूमि कर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण और भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाक्ष, पटलिक और कर्णिक नामक पदाधिकारी हुआ करते थे। न्यायाधिकरण नामक पदाधिकारी भूमि संबंधी विवादों का निपटारा किया करते थे। उस समय सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी और गुप्त शासकों द्वारा कुएं, तालाब, नहरों आदि का निर्माण करवाया गया था। जो लोग राज की भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में भी देना पड़ता था, जो सामान्यतः छठा भाग हुआ करता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग, भोग और भाग कर कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में इसे राजा की वृत्ति कहा गया है। नारद के अनुसार राजा प्रजा रक्षण के बदले में उपज का षष्ठांश राजस्व के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होता था। भूमि कर नकद अथवा अन्न दोनों में दिया जा सकता था। उपजाऊपन के आधार पर गुप्तकाल में भूमि के अनेक प्रकार थे, जैसे नाल, खिल, वस्तु, अप्रहत, अप्रदा। ऊपरी कर एक अन्य कर था जो राजा के व्यक्तिगत उपयोग के सामान के रूप में लिया जाता था। राजस्व की दूसरी जो प्रमुख स्रोत थी वो चुंगी थी, जो नगर में आने वाली वस्तुओं के ऊपर लगाई जाती थी। किसी स्थान पर भूतोपात प्रत्यय नामक कर का उल्लेख हमें मिलता है। समकालीन लेखों में विष्टि या बिगार का भी उल्लेख मिलता है और संभवतः इस काल में यह भी एक प्रकार का कर था, लेकिन गुप्त राजाओं के किसी भी लेख में इसका उल्लेख नहीं मिलता। इसके अलावा व्यापारिक वस्तुओं, चारागाहों, वनों, नमक आदि पर भी कर लगा करते थे, जिससे राज्य को प्रभुत आय हुआ करती थी। सीमा, बिक्री की वस्तुओं आदि पर जो कर लगते थे उसे शुल्क कहा जाता था। स्कंदगुप्त के बिहार लेख में शौल्किक नामक पदाधिकारी का उल्लेख हमें मिलता है। वो सीमा शुल्क विभाग का अधीक्षक होता था। राज्य की आय का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत भूमि रत्न, खादों की खुदाई तथा नमक का उत्पादन था। अपराधियों के ऊपर जो जुर्माने लगाए जाते थे उनसे भी राजकोष में पर्याप्त धन जमा हुआ करता था और गुप्त युग की जो कर व्यवस्था थी वो उदार सिद्धांतों पर ही आधारित थी। तो इस प्रकार गुप्त प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त सम्राटों ने जिस विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया था वो बहुत ही उदार और सुसंगठित थी। राज्य में पूर्ण शांति और व्यवस्था का वातावरण विद्यमान था और इसी वजह से फायन जैसे विदेशी को भी इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं मिल पाया था। गुप्तचरों और पुलिस अधिकारियों के आचरण से प्रजा को कोई कष्ट नहीं था और गुप्त नरेशों ने मौर्य शासन के बहुत सारे कड़े नियमों को उदार और जनहितकारी बना दिया था। गुप्त काल में ही पहली बार नगरों और ग्रामों में स्थानीय शासन का विकास किया गया और ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार प्रदान किए गए। इस लोकोपकारी प्रशासन का परिणाम राज्य की समृद्धि के रूप में प्रकट हुआ। भौतिक समृद्धि के साथ ही नैतिक उत्थान भी हुए। गुप्त शासक आदर्श शासक थे जिनका मूल उद्देश्य लोक कल्याण करना था। सारे उत्तर भारत में जगह जगह पर औषधालय और चिकित्सालय बने हुए थे जहां रोगियों की मुफ्त चिकित्सा हुआ करती थी। धर्मशालाएं और पाठशालाएं बनी हुई थी।
गुप्त राजाओं द्वारा देश में आवागमन की सुविधा हेतु सड़कें भी बनवाई गई। कृषि के लिए सिंचाई का यथेष्ट प्रबंध भी किया गया और स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनरुत्थान करवाया गया। गुप्त युग की शांति और समृद्धि ने संस्कृति के सभी क्षेत्रों को समुचित विकास का अवसर प्रदान किया। गुप्त शासन व्यवस्था जो समकालीन और परवर्ती युग के राज्यों के लिए आदर्श स्वरूप बनी रही, उस पर हम गर्व कर सकते हैं।